जय श्री राम। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि बृहस्पति 20 नवंबर को मकर राशि में गोचर करने जा रहे हैं। तो आप लोगों का अनुरोध था कि इस गोचर का हम सभी के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में बताएं। पहली बात तो ये कि गुरु अपनी स्वयं की राशि से नीच होने जा रहा है, तो एक दिमाग में भय की स्थिति बनती है कि यार ये स्थिति हमारे लिए अच्छी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ लग्नों के लिए, कुछ राशियों के लिए अच्छी बात है अगर वो नीच हो जाता है तो, और कुछ लग्नों के लिए वो बुरा है, जैसा कि हमेशा होता है। तो हम क्या करेंगे कि 12 लग्नों पे क्या असर है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। 12 लग्नों पे क्या असर है पहले उसकी बात करेंगे, फिर 12 राशियों पे क्या असर पड़ने वाला है उसकी बात करेंगे, और इस बार नक्षत्र के आधार पर भी आपके नक्षत्र पे क्या असर पड़ेगा वो भी बताएंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सवाल ये भी आता है कि सर मेरी राशि कुछ और है, लगन कुछ और है, एक से आपने अच्छा बता दिया, एक से बुरा बता दिया, तो प्रभाव मुझ पर आएगा। मेरे भाई, जिनको भी ये दुविधा है, संशय है, उनके लिए मैं ये कहूँगा कि देखो, पूरी दुनिया को अगर हम सिर्फ 12 फलित करेंगे तो आप पाएंगे कि फलित नहीं लगेगा। बिकॉज हमारी राशि अलग है, हमारे ग्रहों की स्थिति अलग है, तो ऑब्वियसली हम सबके ऊपर एक जैसा प्रभाव कैसा होगा। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन तीनों को सुनना चाहिए, राशि को भी, लगन को भी और नक्षत्र को भी। एक बार आपको पता लग जाए कि मेरी कुंडली में किससे फल ज्यादा मिलता है तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, दोनों का फल अगर एक का अच्छा और एक का बुरा मैं बता भी रहा हूं, अगर ऐसा होता भी है तो पहले तो ये ध्यान रखिए कि अच्छा बुरा छोड़िए, आप ये समझिए कि उसमें किस भाव के लिए, जीवन के किस क्षेत्र के लिए अच्छा बताया गया है। मेरी बात समझ? मान लीजिए एक कुंडली में मैंने कहा संतान के लिए अच्छा है, दूसरी कुंडली में मैंने कहा विवाह के लिए अच्छा नहीं है, तो दोनों अलग अलग बातें हैं, तो आप चिंतित क्यों हो रहे हैं? तो अच्छा बुरा ऐसे मत कैटेगराइज कीजिए, हर एक भाव के आधार पर देखिए कि क्या फल पता है। तो और विलंब नहीं करते हैं, जानते हैं अगले एक साल बृहस्पति महाराज क्या असर डालेंगे हमारे पहले 4 लग्नों पर, मेष, वृष, मिथुन और कर्क लगन पर इसका क्या असर होने वाला है। देखिए, ऑल्दो हम कहते तो ये हैं कि गुरु पूरे एक साल गोचर करने जा रहा है, लेकिन अगर इसको बड़ा स्पेसिफिकली देखें तो 20 नवंबर से 6 अप्रैल तक बृहस्पति मकर राशि में रहेंगे, और उसके बाद 14 सितंबर से वापस 20 नवंबर 2021 तक वो मकर राशि में आ जाएंगे। तो इनके फल में बदलाव आता है बीच में कुछ समय के लिए। तो हमें इसको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि यह अगर हम एक साल पूरा बोल देते हैं तो लोगों के दिमाग में आता है कि भैया ये तो पूरे साल की यही कहानी है। नहीं, आप इसको इन तो 2 टुकड़ों में लगा कर देख सकते हैं। अब मेष लगन की बात करते हैं। जब भी लगन से गोचर देखना चाहिए तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि लगन में कौन सी राशि लिखी है। जिन लोगों को ये नहीं समझ में आता कि हम आपका लग्न क्या है, तो कुछ नहीं करना, आपने अपने बर्थ चार्ट को ओपन करना है। अपर मिडल बॉक्स में, इस बॉक्स में जो राशि लिखी है, जो नंबर लिखा है, उस पर ध्यान देना है। अगर आपके यहाँ 1 लिखा है तो आप मेष लगन में पैदा हुए हैं। बस इतना सिंपल है, बाकी आपको कुछ ध्यान देने की जरूरत नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इसको कैसे देखना है। देखिए, जब भी गोचर की बात आती है लगन के आधार पर, सबसे पहले ये देखना चाहिए कि जिस ग्रह की आप बात कर रहे हो वो मेरे लिए अच्छा ग्रह होता है या बुरा ग्रह होता है। तो इस कुंडली के लिए भाग्य का स्वामी बनता है गुरु, यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है जो आपके लक को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके साथ साथ इस कुंडली में वो व्यय भाव का स्वामी भी बनता है। व्यय भाव के स्वामी को सामान्यतः बुरा माना जाता है, तो दिमाग में आता है कि एक अच्छा और एक बुरे घर का स्वामी बन गया है गुरु, तो अब मिश्रित फल देगा। देखिए, कोई भी ग्रह मिश्रित फल नहीं देता है, वो एक घर का अच्छा और एक घर का बुरा साथ साथ दे सकता है, क्योंकि भाव अलग अलग है। अभी इसको समझेंगे हम। तो हमें ये पता लग गया कि भैया हमारी कुंडली में भाग्य का स्वामी है, तो कहाँ चलेगा, कहाँ देखेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। वहां पर भाग्य उन्नति होने के योग, उस जीवन के क्षेत्र में फायदा मिलने के योग बन रहे हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं ग्रहों की स्थिति। लगभग एक साल ग्रहों की स्थिति ये रहने वाली है। यहाँ पे मैंने केवल गुरु नहीं लिखा, जो कि नॉर्मली लोग लिखते हैं कि गुरु का गोचर है तो गुरु की बात करो। भाई ऐसा नहीं है। जब भी किसी एक ग्रह का गोचर आप देखते हैं तो बाकी ग्रह उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ जा रहे हैं, ये देखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने उन ग्रहों का नाम लिखा है जो इस पूरे साल इसी स्थिति में रहने वाले हैं कमोवेश। तो यहाँ पर शनि गुरु के साथ रहेगा पूरे साल, राहु वृषभ राशि में रहेगा,
और केतु वृश्चिक में रहेगा। बाकी ग्रहों को नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो महीने दर महीने बदलते रहेंगे, अलग अलग घर में जाएंगे। अब यहाँ पे क्या फल होने वाला है? हमारा भाग्य का स्वामी कर्म भाव में आया है और कर्म के स्वामी के साथ है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि आपकी प्रतिभा लोगों को दिखेगी। ये बहुत ही अशुभ योग है। दोबारा कहूंगा, ये बहुत ही शुभ योग है। ये दिखाता है कि आपके कर्म पर लोगों की दृष्टि पड़ेगी, तो वो बहुत एक अच्छी बात है। प्रतिभा दिखेगी, लोग आपको रिकॉग्नाइज करेंगे, फायदा होगा आपको, ये चीज बड़ी पॉजिटिव है। पर यहाँ पर एक बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ कर्म का स्वामी एक क्रूर ग्रह है और भाग्य का स्वामी एक शुभ ग्रह, जो कि उसके घर में नीच का हो रहा है। इस वजह से निरंतर मेहनत करने की बजाय अवसर की खोज में रहिएगा। क्या मतलब है इसका? कई बार क्या होता है, हम अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं, इतने बिजी हो जाते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज नजर ही नहीं आती। हम वही रूटीन वर्क में लगे हुए हैं, सुबह गए शाम को घर वापस ऑफिस के काम कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। और अपॉर्चुनिटी ऐसे में जो दरवाजे तक आती भी है, दस्तक भी देती है, उसके बावजूद हम उससे एक्सेप्ट नहीं कर पाते बिकॉज ऑफ आवर शेड्यूल, हमारा काम का टाइम वगैरह। यहाँ पे इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ज़्यादा मेहनत के चक्कर में ना रहते हुए जहाँ अवसर मिले उन्नति का, उस तरफ आपको जाना चाहिए, आपको फायदा रहेगा। इस कुंडली में व्यय भाव का स्वामी क्योंकि दशम भाव में बैठा है और कर्म भाव के स्वामी के साथ है, तो ये भी है कि आपको आपके काम में इन्वेस्ट करना पड़ सकता है। अगर आप व्यापारी हैं तो कुछ इन्वेस्टमेंट अगर काम में चाहिए थी, ज़रूरत थी, कोई नई मशीन लेनी है, कोई नए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, उसके लिए पैसा लगाना है, तो ये बेहतर समय है उस काम को करने का। अगर आप विदेश से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो ये तो बहुत ही बढ़िया योग है। हम कह सकते हैं कि आपके लिए उन्नति कारक होगा। इसके साथ साथ ये बृहस्पति और राहु, ध्यान रखिएगा, राहु भी इस युति को देख रहा है, तो हमारे कर्म भाव पर राहु और बृहस्पति का प्रभाव होना ये दिखाता है कि प्लानिंग के लिए हम जाएंगे। हम किसी ऐसे काम के लिए जाएंगे कि नए काम के कैसे कहूँ मैं, कि प्लान बना रहे हैं, उसके लिए एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो यहाँ पे नजर आता है क्योंकि दो बुद्धि के ग्रह कर्म भाव से जुड़ रहे हैं। इस कुंडली में बृहस्पति की छठी दृष्टि, नवम दृष्टि क्षमा कीजिएगा, छठे भाव पर आ रही है। आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 2, 6, 10 भावों को अर्थ त्रिकोण कहा जाता है, यानी पैसे का भाव कहा जाता है। जब बृहस्पति वहां पर आ गया है और कर्म के स्वामी के साथ है, तो ये आर्थिक दृष्टिकोण से बुरा योग नहीं है, आपकी आर्थिक उन्नति होने के योग है। ये यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी दिखती है। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा, इस बारे में ध्यान रखिएगा। बाकी कुंडली परमात्मा की कृपा से आपके लिए तो ये साल अच्छा होने वाला है। अब जानते हैं वृषभ लग्न के लिए कि उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ लग्न में भी सेम वही करते हैं। पहले जानते हैं गुरु इनके लिए शुभ होता है या अशुभ। इस कुंडली में गुरु मृत्यु भाव का स्वामी बनता है, अष्टम भाव का स्वामी बनता है, जिसे अच्छा नहीं माना गया। इसके साथ साथ वो आय भाव का स्वामी भी बनता है, उसे भी अच्छा नहीं माना गया। जो लोग अभी नई नई ज्योतिष पढ़ना आरंभ किया होगा, उन्हें लगेगा कि आय भाव, आय शब्द से तो लगता है कि ये अच्छी चीज है, बेहतर होना चाहिए, इसे शुभ होना चाहिए, परंतु ज्योतिष शास्त्र में इसको ज्यादा शुभ नहीं बताया गया। ये दिखाता है कि आपकी सेहत के लिए ये अच्छा भाव नहीं है। तो ऐसी स्थिति में दो बुरे भाव का स्वामी बनता है बृहस्पति, और अब वो मेरे भाग्य स्थान में आया है और भाग्य स्थान के स्वामी के साथ बैठा है। अब इसका क्या अर्थ है? जब कभी भी अष्टम भाव, या जिसे हम मृत्यु भाव कहते हैं, पाताल भाव कहते हैं, उसका स्वामी नवम भाव के स्वामी के साथ युति करे, तो ये पिता की सेहत के लिए लाभकारी नहीं होता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे पिता की सेहत सही रहे, उनका लाइफस्टाइल अच्छा रखिएगा। भगवान ना करे कोई अगर छोटी मोटी तकलीफ भी हो तो भी अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास जाइएगा। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, जब कभी भी अष्टम भाव, जो कि गूढ़ता का भी कारक माना गया है, भाग्य में जाए, तो ऐसे में आध्यात्म, ज्योतिष, तंत्र, योग, साधना, इन सब में रुचि बढ़ती है। तो आपके लिए इन सब चीज़ों को करने के लिए बेहतर योग है। साथ ही साथ ये बृहस्पति अपनी पंचम दृष्टि से लगन को देख रहा है। अच्छा, किसके साथ बैठकर देख रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग्य के स्वामी के साथ बैठकर देख रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरी कुंडली में मेरा भाग्य का स्वामी लगन पे प्रभाव डाल रहा है। अब इसको कैसे देखेंगे? इसको हम ये कहेंगे कि अगर आप कोई फ्रेश स्टार्ट करते हैं, कोई नई चीज आरंभ करते हैं, तो आपके लिए बेहतर समय है। एक। दूसरा,
आपके लग्न में राहु है, नवम में गुरु है। ज़्यादा सोचने की वजह से आपको नुकसान होगा, समझिएगा। कई बार ओवर थिंकिंग, ओवर परफेक्शन, परफेक्शन नहीं कि आप उसके बाद भी आप और बेहतर करना चाह रहे हैं, बेहतर से भी बेहतरीन करना चाह रहे हैं, उसमें कई बार आप अच्छे काम को भी बिगाड़ देते हैं। यहाँ पर आपके बुद्धि भाव पर गुरु और राहु दोनों की दृष्टि है। राहु भी बुद्धि देता है, वो बुद्धि देता है भौतिक सुखों की प्राप्ति के लिए, मेटेरियलिस्टिक गेन के लिए, और गुरु बुद्धि देता है आध्यात्म के लिए, ज्ञान के लिए। दोनों की दृष्टि पंचम पर आना, दिमाग तो तेज कर रहा है, बस इसको एक दायरे में दौड़ाइएगा तो बेहतर रहेगा। इसके अलावा केतु का गोचर पहले ही हमारे सप्तम भाव में जीवन साथी के भाव पर हो रहा है, उससे तीसरे में इन दोनों ग्रहों का जाना ये दिखाता है कि जीवन साथी के पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी तालमेल की कमी होने के योग है, उसके बारे में विशेष ध्यान रखिएगा। आय का स्वामी अपने से आय स्थान में और कुंडली के भाग्य स्थान में भाग्येश के साथ है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। पैसे के लिहाज से हम कह सकते हैं कि ये योग बहुत बेहतरीन है। हेल्थ के लिए यहाँ भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि लगन में पहले ही राहु चल रहा है, ऊपर से 11वें का स्वामी अपने से 11वें शनि के साथ है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। कोई लंबी बीमारी होने के योग है, जो कि आपको आपके पैतृक या आपके माता के परिवार से मिले। अगर कुछ ऐसी चीज की डर हो तो टेस्ट करवा लीजिएगा टाइमली। अब बात करते हैं मिथुन लगन की। मिथुन लगन में बृहस्पति 2 भावों का स्वामी बनता है, सप्तम भाव और दशम भाव। दोनों भावों में शुभ ग्रह की राशि को आना सम माना जाता है, कुछ लोग इसे केंद्राधिपति दोष की भी संज्ञा देते हैं। तो गुरु यहाँ पर न्यूट्रल है, कोई विशेष लाभकारी नहीं है, जहाँ बैठेगा जैसे देखेगा उस तरह का परिणाम देता है। इस कुंडली में बृहस्पति अष्टम भाव, जो कि एक बुरा भाव है, वहाँ पे गोचर कर रहा है, और उसके साथ अष्टमेश भी बैठा है। मेरे भाई, जीवन साथी के साथ तालमेल बना के रखिएगा, अन्यथा इस अवधि में जीवन साथी के साथ परेशानी आ सकती है, मेजर इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। अगर कुंडली में भगवान की कृपा से ग्रह अच्छी स्थिति में है, सप्तम का स्वामी बली है, लग्न भी अच्छी राशि में, तब तो बात कुछ और है। अन्यथा इस अवधि में थोड़ा तालमेल की कमी की वजह से दिक्कतें आ सकती है, उसका ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी भी बुरे स्थान में और उसके स्वामी के साथ गया, या यूँ कहूँ कि आपके दशम और दशमेश दोनों पर शनि का प्रभाव है, जो कि इस कुंडली में 8वें घर का स्वामी ज़्यादा है क्योंकि अष्टम में बैठा है, तो आपको कार्य में उस तरह की सफलता नहीं मिलेगी जिस तरह की अपेक्षा आप कर रहे हैं। कम भी मिले तो खुश रहिएगा, गोचर बदलेगा फिर दोबारा कर लेंगे। और दूसरी एक और बात, इस अवधि में कोई नया काम आरंभ करना, कोई नए काम का बीजारोपण करना, नींव डालना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उम्दा रहेगा, क्योंकि दशमाधिपति अष्टम में अष्टमेश के साथ है। जीवन साथी का मैंने बता ही दिया। ये इन दोनों ग्रहों की दृष्टि आपके धन भाव पर आ रही है। धन भाव पर अष्टमेश की दृष्टि का आना सप्तमेश के साथ ये दिखाता है कि पार्टनरशिप में परेशानी आ सकती है। तो अगर आप पार्टनरशिप में या किसी प्रकार की साझेदारी में हैं, तो दोस्तों के साथ या अपने साझेदारों के साथ ध्यान रखिएगा कि फाइनेंस का, पैसे का लेन देन तरीके से हो, उसमें बहुत ज़्यादा ढिलाई नहीं बरतिएगा, वरना वहाँ आपको परेशानी आ सकती है। इसके बाद इन्हीं 2 ग्रहों की दृष्टि द्वादश भाव पर भी आ रही है, जहाँ पे राहु बैठा है। इसको समझिएगा, मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है 4, 8, 12 को। वहाँ पे गुरु का आना, अष्टमेश के साथ बैठना, ये दिखाता है कि इस समय दान की प्रवृत्ति ज़्यादा बढ़ेगी, हाथ से पैसा खूब जाएगा, मतलब अच्छे कार्यों में जाएगा, जैसा कि कुंडली दिख रही है उसके आधार पर। और आध्यात्म में और योग साधना में, इस लोक के लिए नहीं परलोक के लिए आप कार्य करेंगे, वहाँ दान धर्म करेंगे, उसके योग अच्छे नजर आते हैं। इसी कुंडली में क्योंकि चौथे भाव पर भी गुरु की दृष्टि है, जो शनि के साथ बैठा है, तो ध्यान रखिएगा कि लोकेशन चेंज होने के योग है। अगर आप घर बदलने की सोच रहे थे, आप सोच रहे थे कि इस जगह से कहीं और मूव करना चाहिए, तो अब आप कर सकते हैं। इस अवधि में ऐसे योग बनेंगे कि आपकी जगह बदल जाए। अब बात करते हैं कर्क लगन की। कर्क लगन के लिए बृहस्पति बड़ा दुविधाकारक होता है। क्यों? क्योंकि एक वो 8वें घर का 6ठे घर का स्वामी होता है, जिसे अच्छा नहीं माना गया। दूसरा वो भाग्य का स्वामी होता है, जिसे बेहद शुभ माना गया है।
सामान्यतः क्योंकि ये चंद्रमा का मित्र है तो इसको शुभ ही लिया जाता है, परंतु प्रैक्टिकली जब आप कुंडली पर इसको अप्लाई करें तो ज़रूर देखें कि गुरु किस घर से अच्छे स्थान पे है, उसी के आधार पे फल निकालें। यहाँ पर गुरु छठे भाव से दूसरे और भाग्य स्थान से 11वें में बैठा है। ऐसी स्थिति में भाग्य स्थान की भी वृद्धि के योग है और छठे भाव के प्रभाव भी पूरे पूरे देगा। अब ऐसे इसका मतलब क्या है? इसका अर्थ ये है कि पहले तो ये कि अगर आप महिला हैं तो अपने मासिक धर्म पर ध्यान रखिएगा कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल पर इसका अगर आपको कोई प्रॉब्लम है गायनो रिलेटेड तो उसको हल्के में मत लीजिएगा, इलाज प्रॉपर करवाइएगा। दूसरा, अगर आप पुरुष हैं तो आपके सप्तम में संघर्ष के भाव का स्वामी और अष्टम भाव का स्वामी दोनों साथ में चल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये परेशानी बढ़ा सकता है आपकी। आपके जीवन साथी का जो टिल्ट है वो अपने परिवार की तरफ ज़्यादा होगा। इस चीज़ को आप अच्छा समझे या बुरा वो आपके ऊपर है, लेकिन उनका ध्यान उस तरफ ज़्यादा होगा जिस वजह से हो सकता है आप परेशान हो। तो थोड़ा वक्त दीजिएगा, स्थिति बेहतर हो जाएगी। एक और चीज़ जो इस कुंडली में नज़र आती है, क्योंकि भाग्य स्थान और भाग्य स्थान का स्वामी दोनों सप्तमेश की दृष्टि में है जो कि एक क्रूर ग्रह है, इस वजह से जीवन साथी की सलाह को अपने कार्य क्षेत्र पर अप्लाई नहीं कीजिएगा। अगर वो कोई सलाह दे रहे हैं कि आप ये काम करिए आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, तो प्रयास कीजिएगा कि सीधे-सीधे वो उस सलाह को ना मानते हुए कुछ बीच का रास्ता निकाला जाए। मेरा ये कहने का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका जीवन साथी आपके लिए बुरा सोच रहा है। हर कोई अपने जीवन साथी के लिए अच्छा ही सोचता है, लेकिन कई बार उनकी सोच ज़रूरी नहीं है कि वो पूरी तरह से हम पर उसी तरह अप्लाई हो जिस तरह वो सोच रहे हैं, है ना? इस कारणवश आप ध्यान रखिएगा कि जीवन साथी अगर कोई सलाह दे रहा है, ग्रोथ के लिए कुछ करने को कह रहा है, तो थोड़ा होल्ड पे रखिए उस सलाह को। हो सकता है जैसे ही गोचर बदले वो खुद ही मना कर दे कि नहीं ये तुम्हें सूट नहीं करेगा। इसका ध्यान रखिएगा। आय भाव पर शनि की और बृहस्पति की दृष्टि जो शनि के साथ है, अगर मैं इसको इस तरह देखूं तो मैं ये कहूँगा कि कार्य क्षेत्र के लिए उन्नति के योग है। यहाँ कुछ बेहतर होता दिख रहा है। जिस तरह से 2020 गया है काफ़ी सारे लोगों का, तो उम्मीद तो यही है कि 2021 आते आते बृहस्पति अर्थ के लिए अच्छा करे। वैसे भी गुरु पहले धर्म त्रिकोण में चल रहा था काल पुरुष के, और अब अर्थ त्रिकोण में आया है, तो पैसे के लिहाज से तो कहीं ना कहीं ये बेहतर करेगा ही पूरे समाज का। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो एथिक्स हैं वहाँ से लोग हटते नज़र आएंगे, चाहे कोई भी लग्न हो। ज़्यादातर खबरें ऐसी मिलेगी कि नियमों के पालन ना करने के कारण गड़बड़ हो गई, चाहे वो सरकार के द्वारा हो चाहे वो इंडिविजुअल के द्वारा हो, इस तरह के योग बनते हैं। वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे, कभी मुंडे नगर पढ़ाने का या उस पर वीडियो बनाने का मन हुआ तो अभी तो हम इन 4 लग्नों के बारे में ही बात कर रहे थे। इन 4 लग्नों को इन बातों का ध्यान देना है। हाँ, कर्क लगन को एक और बात का ध्यान देना है, क्योंकि छठे और आठवें दोनों के स्वामी लगन को देख रहे हैं। तो अगर मान-सम्मान में थोड़ा हनन भी हो रहा हो, अगर आपको उतना यथोचित सम्मान नहीं मिल रहा हो जो आप डिज़र्व करते हो, तो भी ज़्यादा छटपटाहट मत दिखाइएगा। ये टाइम उस दलदल की तरह है जहाँ पे जितना हाथ-पैर मारेंगे उतना नीचे धँसेंगे। तो इस समय को प्यार से परमात्मा का नाम लेते हुए काटिए। बहुत ज़्यादा बदलाव के लिए मत जाइएगा, और अगर सामने से जैसे मैंने कहा सम्मान नहीं भी मिल रहा है पर फिर भी स्थिति चलाई जा सकती है तो स्थिति चलाइएगा, ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा। अब अगली बार कल बात करेंगे सिंह लगन से लेके वृश्चिक लगन के बारे में कि उनके ऊपर इसका क्या असर आने वाला है। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही हो, आपको नई चीज़ें पता लग रही हो। अगर लग रही हो तो लाइक करना ना भूलें। आपके लाइक हमें प्रोत्साहित करते हैं कि हम और बेहतर काम करें। और ये सीरीज़ जिस तरह से मैं कोशिश करता हूँ बनाने की, अपनी तरफ से तो पूरा प्रयास होता है कि मैं जितना बता सकता हूँ उतना तो शेयर करूँ ही आपसे। अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बार इसी विषय के साथ। जय श्री राम।